चलिए हम इस चैप्टर सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अपने अगले टॉपिक को उठाते हैं और आपका अगला टॉपिक है न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिक्योरिटी थ्रेट होता है वो ट्रेडिशनल भी होता है और नॉन ट्रेडिशनल भी होता है। तो नॉन ट्रेडिशनल में जो नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, नए थ्रेट्स क्रिएट हुए हैं, उन्हीं को हम कहते हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। जैसे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेररिज्म जो है ये एक तरह का मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है। तो टेररिज्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक तरह से एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है, या इसमें क्या होता है, किसी कंट्री में जब अटैक होता है तो उस अटैक में सिविलियन को मारा जाता है, या ये अटैक जो होता है वो डिलिबरेटली या इंटेंशनली जानबूझकर ये अटैक होता है, और इसमें जो विक्टिम होते हैं वो इंडिस्क्रिमिनेटली होते हैं। इसका मतलब ये है किसी कंट्री पर अटैक हुआ तो अटैक में जो लोग जिनका डेथ होता है, तो वो जिनका डेथ होता है वो कई तरह के लोग हो सकते हैं। उसमें चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसमें यंग एज के होते हैं, उसमें ओल्ड एज के होते हैं, उसमें डिफरेंट कास्ट और रिलीजन के होते हैं। तो जब किसी कोई मेजर अटैक होता है और अटैक में जो अटैक करने वाले लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि हम जहाँ पे अटैक कर रहे हैं उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, तो उसी को हम कहते हैं इनडिस्क्रिमिनेट अटैक। तो इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या होता है कि जैसे कोई टेरर एक्टिविटी है वो डिफरेंट कंट्री में सेंटर्ड है। जैसे मान लीजिए पाकिस्तान या अफगानिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो अदर देन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दे आल्सो क्रिएट टेरर प्रॉब्लम इन अदर कंट्री। जैसे पाकिस्तान के जो एक्टिव टेररिस्ट हैं जैसे लश्कर तैयबा है या और कई सारे आतंकवादी संगठन हैं, तो वो इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अफगानिस्तान में करते हैं, इराक या ईरान में करते हैं। तो इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब क्या होता है कि जब किसी कई सारे कंट्री और सिटीजन के जो लाइफ होते हैं वो टेरर की वजह से प्रॉब्लम करते हैं इंटरनेशनल टेररिज्म। अब जो टेररिस्ट होते हैं उनका पर्पस क्या होता है अटैक करने का? वो किसी कंट्री में पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं या वहाँ कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं। जिससे आपको पता है कि जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं वो इंडिया में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, या पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं वो यहाँ पे एक नए तरह का पॉलिटिकल कंडीशन क्रिएट करना चाहते हैं, जिसमें उनको उनका ये डिज़ायर है कि भारत में जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम हैं वो रूल करना शुरू कर दें। फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम का मतलब क्या है कि बहुत सारे ऐसे जैसे पीएफआई आपका रिसेंटली एक आतंकवादी, या पीएफआई के जो पीएफआई आपका जो एक मुस्लिम संगठन था, मीन्स साउथ इंडिया के जो रेडिकल मुस्लिम थे इसको बनाए थे। तो किस तरह से वो जो संगठन था वो टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये जो टेरर अटैक होता है तो ये क्या करना चाहते हैं, पॉलिटिकल कंडीशन को चेंज करना चाहते हैं, या किसी कंट्री के मिलिट्री या किसी कंट्री के फोर्स को लाइक नहीं करते तो उसको चेंज करना चाहते हैं। अब ये करते क्या है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेंगे, उस कंट्री में लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे, लोगों को टेरराइज करेंगे, लोगों को डरवाएंगे, है ना। मतलब लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट और वेपन्स बनाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। ये आपका होता है इंटरनेशनल टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव होता है। अब जैसे रिसेंट में कई सारे कंट्री हैं जो इंटरनेशनल टेररिज्म को फेस किए हैं, उसमें से जैसे आपने देखते हो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि नेचर ऑफ टेरर अटैक कैसा हो सकता है, जो आतंकवादी होते हैं कैसे हमले करते हैं। तो जो आतंकवादी लोग होते हैं वो प्लेन को हाईजैक करते हैं, या किसी ट्रेन में, पब्लिक प्लेस पे या कैफे में, मार्केट में बॉम्ब प्लांट करते हैं, वहाँ पे बॉम्ब फिट कर देंगे, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट होगा और बहुत सारे सिविलियंस का डेथ होगा। साथ ही साथ और क्या इंटरनेशनल टेररिज्म में क्या होता है, वो जैसे आप देखते हो कि वो ये सारे यूज़ करते हैं, क्राउडेड प्लेस को टारगेट करते हैं। 2001 में अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और अमेरिका के डिफरेंट प्लेसेस में अटैक हुआ था, तो बहुत सारे लोग का डेथ हुआ था, है ना। तो ये जब 2001 की घटना थी उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे टेरर को लेकर के लोग का और अटेंशन गया कि ये तो बहुत ही बिग चैलेंज है, इसको हमें डील करना चाहिए। तो बेसिकली टेररिज्म जो है अदर देन अमेरिका इन पास्ट अदर कंट्री आल्सो फेस लाइक मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, जहाँ पे पास्ट में टेरर अटैक हो चुके हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट का मतलब क्या होता है, किसी कंट्री या ग्लोबल लेवल पर हम देखें तो ह्यूमन राइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका पॉलिटिकल राइट है जहाँ पे आपको राइट टू वोट मिलता है, राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन मिलता है, एक्सप्रेशन ऑफ योर व्यूज़ मिलता है। दूसरा आपका है इकोनॉमिक राइट, जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी आप एक्सेस कर सकते हैं या आपको बेसिक अपॉर्चुनिटी जो है अवेल होता है। तीसरा होता है राइट्स ऑफ कॉलोनाइज पीपल। जैसे मान लो कोई कंट्री किसी कंट्री के अंडर में है तो वहाँ के सिटीजन किस तरह के राइट्स को यूज़ करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसको हम कहते हैं राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। तो बेसिकली राइट्स को लेकर या ह्यूमन राइट्स को लेकर कोई कंसेंसस नहीं बनेगा कि इसका कोई प्रिसाइज पॉइंट्स क्या है कि व्हाट आर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स हैं। कभी कभी जो पावरफुल कंट्री होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि राइट्स का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए अमेरिका है या वेस्टर्न कंट्री हैं, अगर वो मतलब किसी अदर कंट्री पर, जैसे मान लीजिए अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज ये करते क्या हैं, जहाँ पे इन्हें फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है, जैसे ये मुस्लिम कंट्रीज़ में गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल वगैरह परचेज करते हैं,
तो वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, भले ही वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पे अपने सिटीजन के राइट्स का वायलेशन करती हो। तो समटाइम्स राइट्स ऑफ पीपल्स इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल कंट्री। अमेरिका के लोग अगर चाइना के खिलाफ या गल्फ कंट्रीज़ के जो मुस्लिम कंट्री हैं उनके खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो वहाँ के जो रूलर हैं वो अमेरिका से नाराज़ हो सकते हैं, अमेरिका को ऑयल की सप्लाई बंद कर सकते हैं, तो अमेरिका का इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि जो पावरफुल कंट्री हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से ह्यूमन राइट का डेफिनेशन करते हैं या उसका जो है वो एक्सप्लेनेशन करते हैं। उसके अलावा आप ये सारी मतलब चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपका इंटरनेशनल टेररिज्म जो है एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, क्योंकि ये सिटीजन के लाइफ को कंप्रोमाइज़ करता है। ये किसी कंट्री में सिविलियंस को गवर्नमेंट के खिलाफ एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज़ करता है और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा इंटरनेशनल टेररिज्म जो होता है वो इसलिए एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है क्योंकि ये जो होता है कि किसी कंट्री के कोर वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि वो कंट्री का जो सिक्योरिटी है, सॉवरेंटी है, वो अंडरमाइन हो सकता है। जैसे अफगानिस्तान में आतंकवादियों ने इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा करके वहाँ पे टेक ओवर कर लिया और वहाँ पे रूल कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल टेररिज्म क्या होता है, एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होता है। किस तरह का थ्रेट्स होता है, ये थ्रेट्स किसी कंट्री के फ्रीडम के लिए, किसी कंट्री के सिटीजन के फ्रीडम के लिए बहुत ही निगेटिव हो सकता है। जैसे अफगानिस्तान में अभी रिसेंटली जब तालिबान वालों ने पिछले साल कंट्रोल किया तो वहाँ पे उन्होंने शरिया लॉ इम्पोज कर दिया। वहाँ पे उन्होंने फ्रीडम, डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स या जेंडर इक्वलिटी ये सब सारी चीज़ों को उन्होंने साइड लाइन कर दिया। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक मेजर थ्रेट्स है और ये थ्रेट्स इतना डेंजरस होता है कि इसको हम रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको हम फिर से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ बन रहा है ग्लोबल पावर्टी। ग्लोबल पावर्टी कैसे एक नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है क्योंकि ग्लोबल पावर्टी की वजह से किलिंग होती है, डेथ होता है, स्टारवेशन होता है। तो जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड में जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वर्ल्ड का वो 800 बिलियन है और इस सेंचुरी के एंड तक मतलब 21st सेंचुरी के ख़त्म होने तक जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10 बिलियन हो सकता है। और जो 50% पॉपुलेशन है वो 6 कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वर्ल्ड का हाफ जो पॉपुलेशन है वो 6 कंट्री में अकर होता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। और सबसे आने वाले समय में ये एक्सपेक्टेशंस किया गया है जो आपके वर्ल्ड के सबसे पोरेस्ट कंट्री हैं उनका जो पॉपुलेशन है नेक्स्ट 50 ईयर्स में, मतलब जैसे 2023 चल रहा है 50 साल और ऐड कर दीजिए तो गरीब देशों में जो प्रेजेंट जनसंख्या है वो ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना और बढ़ सकता है। उसके अलावा जो रिच कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं, वेस्टर्न कंट्री में वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, पॉपुलेशन श्रिंकेज, यानी वहाँ जनसंख्या जो है डिक्लाइन हो रहा है। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो है बहुत बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है कम हो रहा है। मतलब वो और अधिक रिच बन रहे हैं और अधिक वहाँ पे रिचनेस आ रहा है और जो पुअर कंट्री हैं वहाँ पॉपुलेशन अधिक बढ़ रहा है, जनसंख्या और लो इनकम हो रहा है, तो वहाँ पे गरीबी और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये जो डिस्पैरिटी है या जो इनइक्वालिटी है इसकी वजह से नॉर्थ और साउथ के बीच में, नॉर्थ का मतलब क्या होता है जो रिच कंट्री होते हैं, प्रॉस्परस कंट्री होते हैं, और साउथ का मतलब क्या होता है जो कंट्री बहुत ही अंडर डेवलप्ड होते हैं, जहाँ की इकोनॉमी बहुत पुअर होती है, जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही एवरेज होता है, जहाँ पे डेवलपमेंट परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता है, उसको हम साउथ कंट्री कहते हैं। तो लिखा हुआ है अधिक पॉपुलेशन की वजह से और ग्रोथ लो होने की वजह से जो कंट्री साउथ में आते हैं उनके बीच में इनइक्वलिटी और बढ़ जाएगी, और जो नॉर्थ कंट्री हैं, जो वेस्ट कंट्री हैं, उनके बीच में प्रॉस्पेरिटी और बढ़ने के चांसेस हैं। और जो साउथ कंट्री हैं, साउथ मतलब होता है, साउथ कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, साउथ कंट्री में जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्री आते हैं, अफ्रीका के, एशिया के, लैटिन अमेरिका के, वो सब के सब साउथ कंट्री में इंक्लूड हो जाते हैं। तो साउथ कंट्री जो हैं, लिखा हुआ है कि साउथ कंट्रियों के बीच में डिस्पैरिटी जो है बढ़ने की संभावनाएँ हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ कंट्री साउथ में जैसे चाइना है, इंडिया है, अब इन्होंने क्या किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल किया है, यानी जिस स्पीड से जनसंख्या इन देशों में बढ़ रही थी, जनसंख्या इन देशों में अब क्या होती है, स्लो होती है, जनसंख्या इन देशों में काफ़ी कम होती है। लेकिन बहुत सारे साउथ में ऐसे कंट्री हैं जैसे कि आपका सोमालिया है, इथोपिया है, सोमालिया, इथोपिया, सूडान, ऐसे कंट्री हैं, या सब सहारन अफ्रीकन कंट्री हैं जहाँ पे सबसे अधिक वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, सबसे अधिक वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे अधिक वहाँ पे वायलेंस होता है, वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो रही है। तो ग्लोबल पावर्टी कैसे एक मेजर थ्रेट है क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्पैरिटी बढ़ती है, और ये जो है और आने के समय में चांस बढ़ जाएगा क्योंकि जो आपके डेवलपिंग कंट्री हैं या पुअर कंट्री हैं उनका नेक्स्ट 50 ईयर में पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगा। उसके अलावा इनकम जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही लो चल रहा है। तो इसलिए पावर्टी जो है, ग्लोबल पावर्टी जो है एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के तौर पर इमर्ज हुआ है। इसी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसमें जो है अगला वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपका अगर देखेंगे जो पॉइंट मिलेगा कि आपका जो कुछ कंट्री हैं साउथ में, साउथ मतलब जो पुअर कंट्री हैं, तो जो पुअर कंट्री हैं साउथ में उनको लेकर ये कहा गया है कि वहाँ पे जैसे सब सहारन अफ्रीका हो गया,
तो यहाँ लिखा हुआ है 20वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते क्या होगा कि दुनिया में जितने लोग कहीं पे नहीं मरते हैं उतने लोग जो है सब सहारन अफ्रीकन कंट्री में मरेंगे। अब लोग जहाँ पे जिनका डेथ होता है, किलिंग होता है, या गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है, या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है, तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ते हैं और कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो साउथ वाले कंट्री हैं, जैसे कि आप देखते हो सीरिया हो गया या बांग्लादेश हो गया, यहाँ यहाँ तक कि हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, इन कंट्री को हम देखें तो यहाँ के जो सिटीजन्स होते हैं वो बेटर लाइफ के लिए, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड के लिए या बेटर एजुकेशन के लिए वो अपने कंट्री को लिफ्ट करते हैं और वो नॉर्थ या यूरोपियन कंट्री और वेस्ट कंट्री में सेटल्ड होते हैं। तो माइग्रेशन जो होता है दो तरह का होता है, एक वॉलंटरली होता है और एक रिफ्यूजी होता है। वॉलंटरली में क्या होता है कि आप जो है अपनी इच्छा से अपने कंट्री को छोड़ते हैं और किसी अदर कंट्री को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखिए लोग मूव करेंगे डिफरेंट प्लेस पे अगर जाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका जा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे अंदर स्किल नहीं है, क्वालिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो मैं अमेरिका के लिए एक बर्डन हो जाऊँगा। और अगर मान लीजिए लीगल तरीके से अगर मैं अमेरिका में नहीं जा रहा हूँ, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंडिया और अमेरिका के बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन। इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे टेंशन बढ़ जाएगा। अमेरिका ये क्लेम करेगा कि आप इंडिया से, मतलब जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, इंडिया उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते हो मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर है, तो मैक्सिको के जो लोग होते हैं वो अमेरिका में जाते हैं, लीगल तरीके से नहीं जाते हैं, तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में टेंशन रहता है। तो माइग्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, टेंशन चल रहा है। माइग्रेशन आपका इंटरनल भी होता है, उसे हम कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन। तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे तो आप इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन को अगर आप देखेंगे तो इसमें जैसे हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को उसी कॉन्टेक्स्ट बताएंगे। हाँ, तो इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन का मतलब क्या है, किसी कंट्री के अंदर ही किसी एरिया से जब लोग किसी प्रॉब्लम की वजह से अपने उस एरिया को लेफ्ट करते हैं, कहीं और सेटल होते हैं, उससे हम कहते हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड माइग्रेशन। जैसे जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी हिंदू पंडित थे वो 1990 के बाद कश्मीर वैली को छोड़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। वहाँ के जो कश्मीर वैली के हिंदू थे, पंडित थे, क्यों? क्योंकि वहाँ के जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम थे वो वहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ बहुत ज़्यादा ऑल आउट कैंपेन कर दिए थे, या हिंदुओं को एक तरह से वहाँ से डिस्प्लेस करने का पूरा प्लानिंग कर लिए थे। तो बेसिकली आप ये होता है इंटरनल डिस्प्लेस माइग्रेशन से। अगर आप वर्ल्ड रिफ्यूजी मैप को देखेंगे तो वर्ल्ड रिफ्यूजी मैप और जो कन्फ्लिक्ट मैप है उसमें पैरेलल है। मतलब जहाँ जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो वहाँ वहाँ के लोग जो होते हैं शरण या रिफ्यूजी लेने के लिए किसी सेफ कंट्री में लैंड करते हैं, जाते हैं। तो 1990 से लेकर 1995 के बीच में 70 कंट्री ऐसे हैं जो 93 वॉर किए हैं, 55 लाख जो है उनका डेथ हुआ है ना। बहुत सारी फैमिली कम्युनिटी जो है उनको बहुत लॉस हुआ है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि आपका जो ग्लोबल पॉवर्टी है वो एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, क्योंकि ग्लोबल पॉवर्टी के से इतनी किलिंग होती है, इतना माइग्रेशन होता है या आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होता है, तो क्यों, मतलब ग्लोबल पॉवर्टी एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है। आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आसानी से इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हेल्थ एपिडेमिक। हेल्थ एपिडेमिक जो है वो एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है। अगर आपसे परीक्षा में सवाल पूछ लिया जाए कि हेल्थ एपिडेमिक जो है एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, आप इसको एक्सप्लेन करिए। तो आप देखते हो कि अगर कोई डिजीज़ या कोई बीमारी अगर रैपिड तरीके से ट्रांसमिट होती है, फैलती है, तो उसकी वजह से बहुत बड़े स्तर पे किलिंग होता है, बहुत बड़े स्तर पे लोगों का डेथ होता है। जैसे कोविड-19 जब आपका फैला तो कोविड-19 की वजह से वर्ल्ड लेवल पे जिस तरह से लोग मरे थे, या जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी था, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ था, तो एक बहुत ही वो अनरिपेयरेबल था। वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से डैमेज किया था। तो आपका सवाल बोर्ड में पूछता है कि हाउ ग्लोबल एपिडेमिक कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे कि ग्लोबल ये हेल्थ एपिडेमिक कॉन्स्टिट्यूट अ मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स। तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप जो है इसमें कह सकते हैं कि जैसे पहले के टाइम पे, हालांकि अब इस तरह की बीमारियां काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन पहले मेडिकल एडवांसमेंट बहुत कम हुआ था, तो कुछ बड़ी बीमारी थी, जैसे HIV एड्स हो गया, बर्ड फ्लू हो गया या सार्स हो गया, तो ये बहुत रैपिड तरीके से ट्रांसमिट होती थी। मतलब जैसे मैं अमेरिका से, अफ्रीका से इंडिया में आ रहा हूँ, तो अगर मुझे मान लीजिए कोई बीमारी हुई है, इसमें चाहे आपका कह सकते हो कि बर्ड फ्लू है या सार्स वगैरह है, तो मैं इस बीमारी को इंडिया में आने के बाद इंडिया के लोगों को ट्रांसमिट कर सकता हूँ। तो बीमारियाँ जो होती है बिजनेस टूरिज्म की वजह से हो सकता है, मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हो सकता है। जैसे मान लो कोई मिलिट्री हमारे बॉर्डर में आकर के हमसे लड़ाई कर रही है, तो उनके माध्यम से बीमारी हमारे यहाँ आ सकती है ना। या कोई बिजनेस पर्पज़ के साथ इंडिया में आ रहा है, तो बिजनेसमैन को जो बीमारी है वो इंडिया हो सकता है। कोई टूर करने आता है तो उसकी बीमारी यहाँ आ सकती है। तो जो ये HIV एड्स, बर्ड फ्लू या सार्स, ये बीमारियाँ जो हैं ट्रांसमिशन की वजह से होती हैं, और इससे जो होता है कई सारे कंट्री जो हैं वो प्रभावित होते हैं। कई सारे कंट्री जो होते हैं एक तरह से उनको मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं और ये इमेज रिप्रेजेंट करता है टेररिज्म को या मेजर नेचुरल क्लाइमेटी को, किस तरह से जो वर्ल्ड है वो तमाम तरह के डिज़ास्टर को फेस कर रहा है और वहाँ पे कई तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो एक तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे, अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हेल्थ एपिडेमिक एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो है एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है या एक रिसेंट फिनोमिना है, एक बहुत बड़ी बीमारी रिसेंट टाइम में डेवलप हुआ है। एग्जाम्पल के लिए आप दिखा सकते हो कि वर्ल्ड में 2003 में 4 करोड़ लोग जो थे HIV एड्स से प्रभावित थे। HIV एड्स में क्या होता है कि जो लोग अनसेफ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह की जो बीमारी है उनके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 2/3 जो बीमारी है वो अफ्रीका में है और हाफ जो है पूरी बीमारी का साउथ एशिया में है। नॉर्थ अफ्रीका वगैरह में ये बीमारी है, लेकिन वहाँ पे क्या है, ड्रग थेरेपी या वहाँ पे मेडिसिन के ग्रोथ की वजह से वहाँ पे जो डेथ रेट है वो कम हो गया है ना। लेकिन आपका ये जो दवा है बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो जो पुअर कंट्री होते हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कुछ और बीमारियाँ हैं, जैसे न्यू बीमारी है और कुछ ऐसी बीमारी है जिसको लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। एग्जाम्पल के लिए न्यू में जैसे इबोला वायरस हो गया, लंपा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, है ना, ये नई बीमारियां हैं। ओल्ड डिजीज़ में क्या है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, फीवर है, कॉलरा है, और इन्होंने क्या किया हुआ है, ड्रग रेजिस्टेंस फॉर्म्स में मीन्स ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको ट्रीट करने पर ये क्या होता है, अपना नेचर चेंज कर लेती हैं। तो ये इनको ट्रीट, इस तरह की बीमारी को ट्रीट करना बहुत टफ होता है। एग्जाम्पल के लिए ब्रिटेन में 1990 में काऊ मैट डिजीज़ हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ के कैटल जो थे बहुत प्रभावित हुए थे। या बर्ड फ्लू आप सुनते हैं, इस तरह की बीमारी होती है तो उससे जानवर प्रभावित होते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी कंट्री की इकोनॉमी या ग्लोबल लेवल का जो इकोनॉमी होता है वो प्रभावित होता है। तो बेसिकली आप यहाँ ये कह सकते हैं किस तरह से जो आपका हेल्थ एपिडेमिक है वो एक मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत लार्ज स्केल पे लोग जो होते हैं इसके विक्टिम्स होते हैं, डेथ होता है, या जो इसके मेन पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो अगले पॉइंट में यहाँ मेंशन कर रहा है, क्या मेंशन कर रहा है, अगले पॉइंट में ये मेंशन कर रहा है, अगले पॉइंट में आपका ये मेंशन कर रहा है कि जैसे आप देखेंगे कि जैसे आपका ये हेडिंग है, ये पॉइंट है, हेडिंग नहीं है। यहाँ हम लिखा हुआ है कि अगर कोई बीमारी जो है या सिक्योरिटी, जैसे हम कह रहे हैं सिक्योरिटी को आज हम बहुत ब्रॉडर तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बीमारी जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में है और ये बीमारी जो है ट्रेडिशनल थ्रेट्स में है। तो लिखा हुआ है सिक्योरिटी का जो एरिया है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हर तरह की बीमारी को बड़ी बीमारी समझें। जैसे आपको स्नीजिंग आ गया, छींक आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बहुत बड़ी बीमारी समझ लें। अगर आप छोटी छोटी बीमारियों को बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं तो जो बीमारी का एक तरह से वो होता है, मीनिंग होता है, उसका जो नेचर होता है उसको हम लॉस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि अगर अगर हम हर तरह के बीमारी को एक मेजर सिक्योरिटी ट्रीट करें तो जो इसका वैल्यू होता है वो, उसका वैल्यू जो होता है या उसका जो कोहेरेंस होता है वो लॉस होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे जैसे आप यहाँ पे ये मतलब एग्जांपल साइट कर सकते हैं कि जैसे आप डिज़र्व करते हैं, कि जैसे आप डिज़र्व करते हैं किसी चीज़ को लेकर के देखिए, तो जैसे कोई मेजर चीज़ होता है, अगर मेजर चीज़ अगर आपका है तो उस चीज़ को, मेजर चीज़ का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप मतलब हार्ड वर्क करते हैं और हार्ड वर्क करने के बाद आपको अच्छे मार्क्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए बिना प्रयास किए ही अगर टीचर वगैरह जो हैं वो बिना प्रयास किए ही अच्छे मतलब सबको एक समान नंबर दे देते हैं, तो एग्ज़ाम का जो वैल्यू होता है, कोहेरेंस होता है, वो लॉस हो जाता है। तो वैसे बीमारियों में देखिए, जो बीमारी होती है, जिस बीमारी से लोग का डेथ होता है और उसको ट्रीट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो वो बीमारी जो होता है वो रियल थ्रेट होता है। और जो छोटी मोटी बीमारियाँ होती हैं, सर्दी है, जुकाम है, या मतलब हल्का सा फीवर है, तो उसको मेजर डिजीज़ के रूप में काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मेजर थ्रेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई थ्रेट जो होता है, थ्रेटनिंग वेरी एग्जिस्टेंस है, मीन्स अगर किसी स्टेट या किसी कंट्री या किसी ग्रुप को अगर कोई समस्या या थ्रेट या चैलेंज प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो जो होता है मेजर थ्रेट होता है। आप देखते हैं कि जैसे मालदीव है, तो मालदीव में जो मेजर प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग का है, क्योंकि मालदीव का जो लोकेशन है वो समुद्र के बीच में है। तो मालदीव के लिए जो मेजर कह सकते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है तो वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्योंकि अगर समुद्र का सी लेवल अगर बढ़ा तो उस आइलैंड के डूबने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अफ्रीका में जो मेजर ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है वो HIV एड्स है ना, क्योंकि वहाँ पे हर 6 में एक एडल्ट जो है इसका विक्टिम्स है। उसके अलावा आप देखेंगे रवांडा का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जैसे बोत्सवाना का भी यहाँ दे दिया है कि बोत्सवाना में हर 6 में एक एडल्ट जो है इस डिजीज़ का भी शिकार है। उसके अलावा रवांडा में देखेंगे तो वहाँ की जो तुत्सी ट्राइब्स है, तुत्सी ट्राइब फेस्ड एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स, जैसे तुत्सी के खिलाफ वहाँ के जो मेजॉरिटी में लोग थे, हुतू ट्राइब्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा वायलेंस किया हुआ था।
तो लिखा हुआ है कि जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स होता है और जो ट्रेडिशनल थ्रेड्स होता है ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डिफरेंट कंट्री में जो थ्रेड्स होते हैं वो डिफरेंट नेचर के होते हैं। जैसे किसी कंट्री में नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स, अफ्रीका में HIV एड्स या अफ्रीका में मतलब इस तरह के जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स हैं वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो इससे आपका यहाँ सवाल बन सकता है कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन द डिफरेंट लोकल कंडीशंस। तो लोकल कंडीशंस मतलब जहाँ पे जिस तरह कंडीशंस है वो उस कंडीशंस के हिसाब से वो कंट्री जो है किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करता है नहीं करता है वो यहाँ पे डिटरमाइन करेगा। तो बेसिकली आप इस वाले पार्ट से इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपका नेक्स्ट हेडिंग है, और नेक्स्ट हेडिंग में आप देखेंगे ये आपका लास्ट हेडिंग हम कवर करेंगे कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड जो है वो मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को फेस कर रहा है, चाहे आपका टेररिज्म हो, ग्लोबल एपिडेमिक हो या ग्लोबल पावर्टी हो या ग्लोबल हेल्थ एपिडेमिक हो, ये मेजर नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं। अब इस थ्रेट्स को मिनिमाइज करने के लिए किस तरह की सिक्योरिटी कोऑपरेशन, आपका बोर्ड में सवाल आ सकता है और सवाल क्या पूछेगा, एक्सप्लेन द एरिया ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन या एक्सप्लेन हाउ वी कैन रिड्यूस और मिनिमाइज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स है, या व्हाट आर द एरिया ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन टू मिनिमाइज नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स, मतलब नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप ग्लोबल वार्मिंग को या आप HIV एड्स को या आप पॉवर्टी को मिलिट्री के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हो, कोऑपरेशन के थ्रू। कोऑपरेशन का मतलब क्या है, जहाँ गरीबी है आप वहाँ पे अनाज भेजिए, जहाँ पे लोग गरीब हैं उनके लिए आप ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करिए, न कि आप वहाँ पर मिलिट्री भेज करके वहाँ के लोग को सेव करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं गरीब हूँ तो मेरे यहाँ 4 पुलिस लग जाती है, तो पुलिस के लगने से मैं सेफ नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैं सेफ कैसे रह सकता हूँ, जब गवर्नमेंट हमको राशन दे या जब हमको गवर्नमेंट अनाज वगैरह दे। तो लिखा हुआ है कि जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स होता है ये जो होता है मिलिट्री के थ्रू नहीं बल्कि कोऑपरेशन के थ्रू सॉल्व हो सकता है। उसके अलावा जैसे आपका लिखा हुआ है कुछ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट जो होते हैं मिलिट्री के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि टेररिज्म हो गया। जैसे बॉम्बे में जब 2008 में अटैक हुआ था तो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए इंडिया को अपनी मिलिट्री और एलीट मिलिट्री को इन्वाइट करना पड़ा था, है ना। तो लिखा हुआ है कि फोर्स जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन फोर्स पावर्टी एलिवेशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप ये देख सकते हैं कि मोस्ट मैक्सिमम केस में मिलिट्री फोर्स अगर हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, समस्या और ख़राब हो जाएगा। तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में कोऑपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, निगोशिएशंस, हेल्प, ये बेस्ट ऑप्शंस होते हैं, न कि मिलिट्री जो होता है ऑप्शंस होता है। उसके अलावा और क्या स्ट्रेटजी है और क्या प्लानिंग है इस तरह के प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। जैसे अगर रिच कंट्री आपस में कोऑपरेशन करे पुअर कंट्री को हेल्प करने को लेकर के तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कोऑपरेशन जो होता है बायलैटरल होता है, जैसे अफ्रीका में बोत्सवाना प्रॉब्लम फेस करता है तो बोत्सवाना और इंडिया के बीच में अगर समझौता होता है कि इंडिया जो है वहाँ के युवाओं को HIV एड्स से फ्री करने के लिए यहाँ पे मेडिसिन वगैरह सप्लाई करेगा, तो कोऑपरेशन आपका बायलैटरल भी होता है जहाँ पे दो कंट्रियों के बीच में एग्रीमेंट होता है, या कोऑपरेशन जो होता है रीजनल भी होता है जहाँ पे जैसे एशिया में इंडिया अपने आसपास के देशों के साथ कोऑपरेशन कर रहा है। कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है कि हम एशिया के कई कंट्री के साथ कर रहे हैं। ग्लोबल का मतलब होता है कि अदर देन एशिया अदर कंट्री के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली आप यहाँ ये कह सकते हैं कि थ्रेट और उसके बेस पे जो है हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके अलावा अब नेक्स्ट आपका ये लिखा हुआ है कि कोऑपरेशन में जैसे आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई कंट्री प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो ये प्रॉब्लम जो है आप इसको UNO सॉल्व कर सकता है, या UNO के अलावा ये प्रॉब्लम जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि अभी सुलभ इंटरनेशनल था, इसने वर्ल्ड में क्लीनलीनेस को प्रमोट करने इंडिया में क्लीनलीनेस प्रमोट करने का प्रयास किया। या आप देखते हैं कई सारे ऐसे NGO हैं जो भारत में पावर्टी खत्म करने के लिए या एजुकेशन प्रमोट करने के लिए वो एक्टिव हैं। तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन में आप क्या कर सकते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन मैटर करता है, बायलैटरल मैटर करता है, IMF मैटर करता है, या इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मैटर करते हैं, या NGO वगैरह मैटर करते हैं। जैसे आपका रेड क्रॉस है जो युद्ध में घायल लोग को हेल्प करता है, प्राइवेट फाउंडेशंस हैं, चैरिटी है, चर्च हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन हैं, ये सब क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी कोऑपरेशंस में और क्या हम कह सकते हैं कि कैसे ये एरिया जो है मतलब और कैसे इसको हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो और तरीका हो सकता है वो आपका बेसिकली क्या हो सकता है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो सकता है जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई कंट्री है और वो कंट्री अपने यहाँ लोगों के लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, या वहाँ गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ पे फोर्स वगैरह का यूज़ हो सकता है। अगर कोई कंट्री अपने ही लोगों को टारगेट कर रही है, मार रही है, या किसी कंट्री में लोग जो है पावर्टी की वजह से, डिजीज़ की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से बहुत ही पुअर कंडीशन में हैं, तो वहाँ पे मतलब फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है। या जैसे मान लो कहीं पर आतंकवादी हमला हो गया
तो वहाँ पर फोर्स या इंटरनेशनल का जो कंट्री है वो फोर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये सारे पॉइंट्स यहाँ कह सकते हैं किस तरह से हम नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, मतलब व्हाट आर द एरिया ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट आर द एरिया ऑफ कोऑपरेशन टू डील विद द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स है, नॉन ट्रेडिशनल को हम कैसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारे उसके मेन पॉइंट बताए गए हैं।